हेलो गाइस, हम पारुल एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 11 पॉलिटी। एंड हम इसके पहले देखते हैं कि हमने क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। तो हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस करे थे। तो पहला पॉइंट है, the first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst members of the society. किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में सोसाइटी के मेंबर्स के लिए एक बेसिक रूल्स डिसाइड कर दे जाते हैं ताकि वो आपस में मिनिमल कोऑर्डिनेशन कर सकें। एंड the second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. सेकेंड फंक्शन बोलता है कि हमें सोसाइटी में कौन हमारे लिए पावर बनाएगा, ये हमें डिसाइड करना पड़ेगा। एंड जो भी हम डिसाइड करेंगे वो हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा, वो हमारी गवर्नमेंट होगी। सो द थर्ड फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू सेट सम लिमिट्स। हम थोड़ी लिमिट्स सेट कर देते हैं गवर्नमेंट पे कि वो कुछ कुछ लिमिट्स हैं जो आप सिटीजन्स के ऊपर क्रॉस नहीं कर सकते। जैसे कि सिटीजन्स की कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो आप कभी भी उनको ट्रेसपास नहीं कर सकते। एंड हम आज आगे बढ़ते हैं कि सोसाइटी के एस्पिरेशंस एंड गोल्स क्या होते हैं। Most of the older constitutions limited themselves largely to allocating decision making power and setting some limits to government power. जो पहले की कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन जिन्होंने खुद को लिमिट कर लिया था कि वो डिसीजन मेकिंग पावर को एलोकेट नहीं करेंगे। बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन आजकल जो 20th सेंचुरी के कॉन्स्टिट्यूशन है जिनमें इंडिया सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ऑल्सो प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। ये गवर्नमेंट को एक फ्रेमवर्क इनेबल करता है कि आप कुछ सर्टेन पॉजिटिव चीज़ें हैं वो कर सकते हैं जिससे कि सोसाइटी के गोल्स एंड एस्पिरेशंस एक्सप्रेस किए जा सकें। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रिस्पेक्ट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस रिस्पेक्ट में काफ़ी इनोवेटिव है, वो बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टेप्स लेता है जैसे कि सोसाइटीज़ विद डीप इंटरेस्ट इन इक्वालिटीज़ ऑफ वेरियस काइंड्स। हमारे यहाँ बहुत विभिन्न प्रकार की सोसाइटी है जिसमें इतने डिफरेंट टाइप के लोग रहते हैं। तो इनके लिए एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना जो इनके एस्पिरेशन एंड गोल डिसाइड कर ले will not only have to set limits on the power of government, they will also have to enable and empower the government to take positive measures to overcome forms of inequality or deprivation. क्योंकि हमारी सोसाइटी में इतनी वैराइटीज़ हैं तो इनइक्वालिटी एक तरह की फॉर्म हो जाती है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा चाहता है, ऐसा करता है कि हम जितने भी इनइक्वालिटी है इसको ख़त्म कर सकें, इक्वालिटी ला सकें हमारे सोसाइटी में। फॉर एग्ज़ाम्पल, इंडिया एस्पायर्स टू बी सोसाइटी दैट इज़ फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया होना चाहता है एक ऐसी सोसाइटी जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन फ्री हो, जिसमें कोई भेदभाव नहीं होता हो। इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटी एस्पिरेशन, अगर ये हमारी सोसाइटी की इच्छा है तो द गवर्नमेंट विल हैव टू बी इनेबल्ड और एम्पावर्ड टू टेक ऑल द नेसेसरी स्टेप्स टू अचीव दिस गोल। अगर हमारी सोसाइटी ये चाहती है तो गवर्नमेंट को भी उस रास्ते में या उस और कुछ ऐसे डिसीजंस लेने होंगे ताकि हम अपने गोल के थोड़ा थोड़ा करीब जाएं। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैड अ डीप हिस्ट्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्री जिसमें एक इतिहास रहा है कि वहाँ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। तो नए कॉन्स्टिट्यूशन पे ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना पड़ेगा। मोर पॉजिटिवली, और हम इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं, अ कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइन द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो सोसाइटी के जो इच्छाएं हैं उनको उजागर करता है। द फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस, फॉर एग्ज़ाम्पल,
thought that each individual in society should have all that is necessary for them to lead a life of minimal dignity and social self respect. जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स हैं उन्होंने सोचा कि हम कम से कम अपनी सोसाइटी में इंडिविजुअल को इतना नेसेसरी चीज़ें प्रोवाइड करा दें ताकि वो एक मिनिमम डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट से अपनी लाइफ जी सके. मिनिमम मटेरियल वेल बीइंग, एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन, मटेरियल. The Indian Constitution enables the government to take positive welfare measures, some of which are legally enforceable. The Indian Constitution गवर्नमेंट को एक इनेबल करता है कि आप कुछ ऐसे पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स ले सकते हैं जो लीगली इन्फोर्सेबल भी होंगे. एज वी गो ऑन स्टडिंग the Indian Constitution, we shall find that such enabling provisions have the support of the preamble to our Constitution. जैसे कि हम आगे और पढ़ते जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हम ये पॉजिटिव मेजर्स लेते हैं, गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है तो इसको एक प्रेम्बल का सपोर्ट भी मिलता है. दैट मीन प्रेम्बल में भी ये लिखा हुआ है कि आप पॉजिटिव मेजर्स ले सकते हैं. आई मीन डायरेक्टली नहीं लिखा है बट हाँ उसका मीनिंग ऐसा आता है. एंड दीज प्रोविजंस आर फाउंड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. जैसे कि इन द parts of constitution, the fundamental rights, the directive principle of state of policy. Directive principle of state of policy also enjoin government to fulfill certain aspirations of the people. और जो ये DPSP हैं वो भी एक तरह से लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए स्टेट के लिए गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं. तो हम अगर ओवरऑल देखें तो जो इसका फोर्थ पॉइंट बनता है वो ये है, द फोर्थ फंक्शन ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन इज़ टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ ए सोसाइटी एंड क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी. तो इसका बेसिक सा मतलब ये है कि जो फोर्थ फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का वो गवर्नमेंट को ये इनेबल करता है, क्या गवर्नमेंट को ये छूट देता है कि आप सोसाइटी की जो इच्छाएं हैं उनको फुलफिल कर सकें और उसकी जैसी कंडीशन क्रिएट कर सकें. एंड हम आगे देखते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ए पीपल. पीपल की फंडामेंटल आइडेंटिटी क्या होती है. फाइनली एंड परहैप्स इवन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, शायद सबसे इम्पॉर्टेंट भी होती है, अ कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस द फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ अ पीपल. कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फंडामेंटल आइडेंटिटी एक्सप्रेस करता है. दिस मीन्स द पीपल एज अ कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग ओनली थ्रू द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन. It is by agreeing to a basic set of norms about how one should be governed and who should be governed that one forms a collective identity. कलेक्टिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम आपस में मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि कौन हमारे लिए गवर्नमेंट होगा, कौन हमारी गवर्नमेंट होगा और वो किस तरह से हमारे ऊपर गवर्न करेगा, कौन सी सेट ऑफ नॉर्म्स होंगे जो हम डिसाइड करते हैं आपस में मिलके. वन हैज़ मैनी सेट्स ऑफ आइडेंटिटीज दैट एग्जिस्ट प्रायर टू अ कॉन्स्टिट्यूशन. बट जैसे कि एक मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है, वो उसकी बहुत सारी प्रायोरिटीज़ होंगी कि वो इस तरह से रहना चाहता है, इस तरह से रहना चाहता है. बट बाई एग्रीइंग टू सर्टन बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स वन कॉन्स्टिट्यूट्स वंस बेसिक पॉलिटिकल आइडेंटिटी. लेकिन हम कुछ बेसिक नॉर्म्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन पे अपना एग्रीमेंट देते हैं और जो डिसाइड करते हैं कि एक इंसान की पॉलिटिकल बेसिक आइडेंटिटी क्या होगी. एंड सेकंड है constitutional norms are the overarching framework within which one pursues individual aspirations, goals and freedoms. कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स होते हैं. ओवरआर्चिंग फ्रेमवर्क मतलब होता है कि ऐसा फ्रेमवर्क दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, इवन एवरीवन, सभी के एस्पिरेशंस, गोल्स, फ्रीडम सबको इंक्लूड करता है. तो हमें ऐसे नॉर्म्स की ज़रूरत है जो प्रत्येक इंडिविजुअल की एस्पिरेशंस, गोल्स, फ्रीडम इन सबको इंक्लूड करते हुए पूरी करते
पूरी करे। The Constitution set authoritative constraint upon what one may or may not do. It defines the fundamental values that we may not trespass. So the Constitution also gives one a moral identity. Constitution हर व्यक्ति को एक मॉरल आइडेंटिटी भी देता है। पहले हमने देखा कि वो पॉलिटिकल आइडेंटिटी देता है एंड वो मॉरल आइडेंटिटी भी देता है एक्चुअली, या फर्स्ट and the second. Third and finally, it may be the case that many basic political and moral values are now shared across different constitutional traditions. तीसरा एंड फाइनल है कि इट मे बी द केस दैट, ऐसा भी केस हो सकता है कि दैट मैनी बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़, बहुत सारे बेसिक पॉलिटिकल एंड मोरल वैल्यूज़ are not shared across different constitutional traditions. जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशंस हैं उनके थ्रू उनको पूरा किए जाए या फिर वो थोड़े रिफ्लेक्ट होते हों. इफ़ वन लुक्स एट कॉन्स्टिट्यूशंस अराउंड द वर्ल्ड दे डिफ़र इन मैनी रिस्पेक्ट. अगर हम देखते हैं पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशंस को तो ये हमें बहुत तरीके से दिखाई पड़ते हैं. जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दे enjoin in many procedural details, but they also share a good deal. Most modern constitutions create a form of government that is democratic in some respect. Most claim to protect certain basic rights. आज के जो बहुत सारे मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन हैं वो एक ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं या फिर वो क्रिएट करते हैं जो कुछ रिस्पेक्ट्स में डेमोक्रेटिक होता है एंड मोस्ट क्लेम टू प्रोटेक्ट सर्टेन बेसिक राइट्स, और कुछ हैं जो क्लेम करते हैं कि वो बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. बट कॉन्स्टिट्यूशंस आर डिफरेंट इन द वे दे एम्बॉडी कॉन्सेप्शन ऑफ नेचुरल आइडेंटिटी. बट कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफरेंट होते हैं एक प्रकार से, जैसे कि वो किसी की भी नेचुरल आइडेंटिटी को शो करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं. मोस्ट नेशंस आर एन amalgamation. ओह सॉरी गाइज, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई. मोस्ट नेशंस आर एन amalgamation ऑफ ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस. इसका मतलब होता है कि हमारे बहुत सारे नेशंस ऐसे हैं जो हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस के सेट का एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं. इसका अमेलगमेशन मीन्स होता है मिक्सचर, एक काइंड ऑफ मिक्सचर. They weave together the diverse groups that reside within the nation in different ways. For example, German identity was constituted by being ethnically German. German identity was constituted by being ethnically German. German की जो आइडेंटिटी है was constituted by being ethnically German. वो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूटेड किया गया है कि वो एथनिकली भी जर्मन ही लगे. द कॉन्स्टिट्यूशन गेव एक्सप्रेशन to this identity. The Indian Constitution, on the other hand, does not make ethnic identity a criterion for citizenship. दूसरी ओर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दूसरी ओर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे सिटीजन्स को, इंडियन सिटीजन्स को एक एथनिक आइडेंटिटी नहीं देता है जिस प्रकार से जर्मनी अपने सिटीजन्स को एथनिक जर्मन आइडेंटिटी देता है. डिफरेंट नेशंस एम्बॉडी डिफरेंट कॉन्सेप्शन ऑफ व्हाट द रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट शुड बी. अलग अलग प्रकार के नेशंस होते हैं जो कॉन्सेप्ट बताते हैं कि एक नेशन के रीजन्स में एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में कैसा रिलेशन होना चाहिए, क्योंकि हर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फेडरल होता है, कोई यूनिटरी होता है, तो बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं. दिस रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल आइडेंटिटी ऑफ ए कंट्री. ये रिलेशनशिप
हमारी कंट्री के नेशनल आइडेंटिटी को कॉन्स्टिट्यूट करता है। ओके, देन आज के लिए इतना ही। बाय बाय।